2030 तक दुनिया के हर मुल्क में 70% सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही होंगी, क्योंकि ये माहौल को गंदा नहीं करती। दी नॉर्वेगन यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक रोड पर आने से पहले ही एक ईवी 13,608 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑलरेडी खारिज कर चुकी होती है, जिससे हर साल 36,000 लोगों की जान चली जाती है। यानी यहाँ ईवी को ग्रीन एनर्जी सोर्स समझा जा रहा है, वहीं ईवी ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रही है। अब सवाल ये आता है कि इसका हल क्या है, तो मैं आपको बता दूं, टोयोटा का ब्रांड न्यू इंजन ईवीज इंडस्ट्रीज को रिप्लेस करने वाला है। टोयोटा ने एक ऐसा इंजन लॉन्च किया है जो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में खारिज करेगा, और ये इंजन ईवी मोटर से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट होगा। और इसने अपनी प्रोटोटाइप स्टेज में ही टेस्ला के सबसे ज्यादा सेल होने वाले मॉडल वाई ईवी इंजन की जगह ले ली है। असल में टोयोटा का न्यू हाइड्रोजन इंजन एक फ्यूल अप में 650 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेता है, और इसे रिफिलिंग के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है, जबकि टेस्ला का मॉडल वाई एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक ही चल पाता है, और वो भी तब जब उसे पूरे दिन के लिए चार्ज किया जाए। ऐसा लग रहा है जैसे टोयोटा सच में एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए ऐसा इंजन बना रहा है, लेकिन बात कुछ और है। ऐसा इंजन बनाना टोयोटा की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि यूएसए की गवर्नमेंट ने टोयोटा की नॉर्मल कार को बैन कर दिया है, क्योंकि 2005 से 2015 तक बहुत सारी कार्स बेची। इन 10 साल में उसने कार्स की टेल पाइप को बेहतर नहीं किया। जैसे ही इस बात का पता यूएस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी ईवा को चला, तो उन्होंने इस चीज के बारे में रिपोर्ट मांग ली, जिसे टोयोटा प्रोवाइड नहीं कर पाया, जिसके नतीजे में यूएस कोर्ट ने टोयोटा पर क्लीन एयर एक्ट को वॉइड करने के चार्जेस लगा दिए, और साथ ही कार्बन को खारिज करने के डेटा के फ्रॉड में भी उन्हें $180 मिलियन का फाइन भरने का नोटिस जारी कर दिया। अगर टोयोटा इस फाइन को ना जमा करवाता तो उसकी गाड़ियों पर पाबंदी लग जाती, लेकिन अगर वो फाइन भर देता तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, और इनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। अगले साल उनकी सेल बहुत ज्यादा कम हो गई, जिसके बाद 2020 में कोविड आ गया, और सब कार्स मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज ने एनवायरनमेंट को सीरियस लेना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी टोयोटा का फोकस नॉर्मल कंबशन इंजन पर था, जिसके बाद टोयोटा की सेल फिर से 20% कम हो गई। उन्होंने यामाहा के साथ कोलैबोरेट करके बियॉन्ड जीरो कैंपेन, जिसका मेन मोटिव है जीरो कार्बन एमिशन, उसके तहत एक हाइड्रोजन इंजन बनाया। लेकिन हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करके इंजन बनाने का आइडिया टोयोटा का तो था ही नहीं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 18वीं सदी में एक स्विस आर्मी इंजीनियर एक दिन कैनन फायर कर रहा था। तब उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना इंजन के पिस्टन को भाप की बजाय किसी एक्सप्लोसिव मटेरियल से चार्ज किया जाए। इसीलिए उसने ऐसा दिखाई देने वाला प्रिमिटिव इंजन बनाया, जिसे छोटे से गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भर के चलाया जाता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, हर बार इसे मैनुअल स्टार्ट करना पड़ता था, जिसमें वो सिर्फ 6 मीटर तक ही चल पाता। क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं था, इसीलिए उस इंजीनियर ने उस इंजन को स्क्रैप कर दिया। लेकिन 1816 में इसी इंजन को थोड़ा बेहतर करके एक बेल्जियम इंजीनियर ने इलेक्ट्रोलाइसिस पर चलने वाली पहली हाइड्रोजन कार बनाई, जिसे हिप्पो मोबाइल कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए बिजली लगती है जो फॉसिल फ्यूल से आती है। इसीलिए ये फॉसिल फ्यूल पर ही शिफ्ट हो गया, और इससे फॉसिल फ्यूल पर चलने वाले 2 इंजन इजाद हुए, डीजल और पेट्रोल इंजन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन इंजन का कॉन्सेप्ट आगे ना बढ़ सका। लेकिन 1966 में जनरल मोटर्स कंपनी ने रॉकेट फ्यूल टेक्नोलॉजी को नॉर्मल कार्स में इस्तेमाल करने का सोचा, और फिर अपोलो मिशन के क्रायोजेनिक हाइड्रोजन टैंक से इंस्पायरेशन लेकर उन्होंने पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार बनाई, जिसका नाम इलेक्ट्रो वैन रखा गया। लेकिन ये गाड़ी किसी चलते फिरते हाइड्रोजन पंप से कम नहीं थी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के सिलेंडर थे, और ये दोनों गैसेस मिलकर ब्लास्ट करती हैं। उस वक्त इसका डैशबोर्ड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इस कार में आधे से ज्यादा स्पेस इंजन ही ले लेता था, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे। इसीलिए ये वैन कभी पब्लिश ही नहीं हुई।
जनरल मोटर्स इन सारी चीजों को सॉल्व कर पाते, इससे पहले ही एक हादसा हो गया जिससे इसकी प्रोडक्शन रुक गई। असल में वैन टेस्टिंग के दौरान ही ब्लास्ट हो गई, जिसे देखकर लोग समझ चुके थे कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है और टोयोटा इस खतरनाक टेक्नोलॉजी को दोबारा मार्केट में ला रहा है। आखिर टोयोटा ने ऐसा क्या किया है जिससे ये कार्स ब्लास्ट नहीं होगी? उस वैन में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, टोयोटा ने उन्हें एक एक करके सॉल्व करना शुरू किया। सबसे पहले आगाज किया सेफ्टी से। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन लीक का प्रॉब्लम सॉल्व किया। असल में इलेक्ट्रो वैन में हाइड्रोजन टैंक्स एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील से बने होने की वजह से लीक करते थे, क्योंकि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोयोटा ने एक ऐसा मटेरियल चूज किया जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने के साथ साथ वो बहुत हल्का भी था, और वो मटेरियल था कार्बन फाइबर। यहाँ पहले टैंक्स 3000 psi तक प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते थे, वहीं ये टैंक्स 10,000 psi का प्रेशर आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। इन टैंक्स को फिट करके 2014 में टोयोटा ने अपनी सबसे पहले कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार लॉन्च कर दी, जिसका नाम टोयोटा मिराई था। लेकिन यह मॉडल काफी फेमस होने के बावजूद भी इतना ज्यादा सेल ना हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी फ्यूल सेल की एफिशिएंसी। असल में फ्यूल सेल इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए बिजली प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ मसला ये है कि एनर्जी दो मुख्तलिफ कन्वर्जन प्रोसेस से गुजरती है। पहली इलेक्ट्रिक टू केमिकल एनर्जी, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और दूसरी केमिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, रिवर्स टू इलेक्ट्रोलाइसिस इन कार्स इंजन। इन ड्यूल एनर्जी कन्वर्जन की वजह से टोयोटा मिराई 25 से 30% एफिशिएंसी ही प्रोवाइड कर रही थी, जबकि EV 79 से 90% एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए लगने वाले एनोड और कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एलिमेंट्स की वजह से डैमेज और क्रोड होते हैं। इन सब की वजह से सेल की शेल लाइफ भी काफी कम हो जाती है। लेकिन टोयोटा के इस नायाब तरीके ने फ्यूल सेल की सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दिया। इस बार टोयोटा ने सोचा कि दोबारा बेसिक से शुरू करते हैं। उन्होंने इसे बिना इलेक्ट्रोलाइसिस के हाइड्रोजन गैस से इस इंजन को चलाने का सोचा, और ये चीज काम कर गई। EV कार में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू होता है कार के एक फ्यूल सेल में। नॉर्मल कार में इंजन में 4 पार्ट्स में एनर्जी जनरेट होती है। पहले एयर और फ्यूल एक टैंक में मिक्स होते हैं, दूसरा एक पिस्टन उसे ऊपर की तरफ कंप्रेस करता है, तीसरा एक स्पार्क उसे पावर देता है, और चौथा फ्यूल से निकली एग्जॉस्ट खारिज होती है। इनका मास्टर प्लान ये था कि इन्होंने नॉर्मल इंजन में एयर और हाइड्रोजन को पंप करके कंप्रेस करना स्टार्ट किया, और बाकी का प्रोसेस सेम नॉर्मल इंजन जैसा ही रखा। इस इंजन की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ नॉर्मल इंजन 20% एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, वहीं H2 इंजन 40 से 50% एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 5 लीटर डीजल 45 मेगा जूल एनर्जी पैदा करता है, तो 5 लीटर H2 120 मेगा जूल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सब सुनने के बाद आपको ये इंजन बहुत ज्यादा एफिशिएंट लग रहा होगा, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है जिसे अभी तक सॉल्व नहीं किया गया, वो है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि इसमें ब्लास्ट किसी भी वक्त हो सकता है, इस मसले को हल करने के लिए वो डायरेक्ट हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन पर ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, वो भी सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके, जिससे धमाके के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। ये इंजन इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि ये पूरी EV इंडस्ट्री को रिप्लेस करने की ताकत रखता है, जिससे इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला भी खतरे में है। ये थी आज की शानदार वीडियो, इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।